Hello students, welcome to the lecture number 5 of class 12th physics unit electrostatics. Today we are going to conclude the theoretical part of this chapter, yet I am going to take an extra session, that is a numerical session for this chapter. Before that, there is information for you all that I am going to conduct an online objective type test of almost 30 minutes for this chapter. If any of you are interested in taking the test, please let me know. You can drop a message or you can comment in this lecture. I will let you know how to register for this test. So let us start the today's lecture. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने दो चार्जेस के बारे में बात की. वट इफ़ देर आर मोर देन टू चार्जेस. अगर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी में सिर्फ दो ही चार्ज होंगे, बॉडी में हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनके लिए किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, क्या हमारी कंसिडरेशन रहती है. देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय एनी मेथड, दैट इज़ बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन और इंडक्शन, जो चार्ज बॉडी में स्टोर होता है वो दो टाइप से स्टोर हो सकता है. The two types are, one is discontinuous charge distribution and the another one is continuous charge distribution. So the charge distribution in any body can be of two types. The first one is discontinuous charge distribution, और इसे हम दूसरा नाम बोल देते हैं और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकंड टाइप किस तरह से किसी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दैट सेकंड टाइप इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसको हम दूसरा नाम बोल देते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहले बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उस बॉडी के किसी पार्ट में ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेट हो जाए, किसी पार्ट में कम चार्ज कंसंट्रेट हो जाए. तो दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें किसी रीजन में ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, किसी रीजन में कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की बॉडी है, इसमें कहीं पर ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा, कहीं पर कम. आपको रैंडम फैशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा. तो आप इसमें लिख सकते हैं दैट व्हेन एवर वी चार्ज अ बॉडी, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड non-uniformly in random fashion over the body. That is, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो somewhere more concentrated, कहीं पर चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, समवेयर लेस कंसंट्रेटेड.
सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट विजिबल? मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप साथ में नोट डाउन कर लें। सच टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is called discontinuous or non-uniform charge distribution। आई होप आपको पहला जो टाइप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो समझ आया होगा। द सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हमें फर्दर स्टडी अपने सिलेबस में यहाँ पर करनी है। ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहता है, हमें पढ़ना है कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब हमने किसी बॉडी को चार्ज किया तो हो सकता है, पहला तो हमने देख लिया कि रेंडमली वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, कहीं पे कम कंसंट्रेशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी आप बॉडी का कोई भी रीजन उठा के देख लीजिए, हर एक रीजन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ इस तरह का ऑर्डर देखने को मिलेगा। इफ़ दिस इज़ अ बॉडी, इफ़ वी चार्ज दिस बॉडी, द चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ तो आप पॉजिटिव ही दिखाएं, हम बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह से चार्ज कर सकते हैं, वो हमें पता है। हम बाय इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन ये कैसे कर सकते हैं। सो द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, व्हेन वी चार्ज अ बॉडी, charge gets distributed uniformly over the entire body. Such type of charge distribution is called continuous or uniform charge distribution। अब ये जो कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास फर्दर 3 टाइप का हो सकता है। दीज 3 टाइप्स आर कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम फर्दर 3 टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज़ इट विजिबल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द सेकेंड वन इज़ surface charge distribution, and the third one is volume charge distribution. These are the 3 types we are going to study in next part. So these are the 3 types we are going to study. Before that, please pause the video to note it down. The first type of continuous charge distribution is linear charge distribution. Whenever a charge is distributed along a line, that line can be straight or curved, such type of distribution is called linear charge distribution. So we can write, whenever a charge is distributed along a line, that line can be straight or curved.
जरूरी नहीं है लाइन स्ट्रेट ही हो, कर्व्ड भी हो सकती है। व्हेनेवर अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लीनियर। Will be linear. For example, let us take an example of a metallic wire or metallic ring. This is metallic wire, and whenever we charge this metallic wire, I have taken a straight metallic wire. Whenever we charge this wire, the charge gets distributed over the entire length of this wire. Let L is the length of this wire, and for ring, let I have this metallic ring having radius capital R. Whenever we charge this metallic ring, we found that the charge gets distributed over the entire circumference of this metallic ring. So the charge gets distributed like this over the entire circumference. So we can write, when we charge metallic wire or ring, charge get distributed over the entire length, or if we are talking about metallic ring, this will be entire circumference such type of distribution of charge is called linear charge distribution. And for explaining linear charge distribution, जो फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर में डेरिवेशंस भी करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली हैं, जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ भी आपको लाइन चार्ज मेटालिक रिंग या कोई मेटालिक वायर दिखेगी, वहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। द टर्म इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज density denoted by lambda. What is this linear charge density? Linear charge density is the ratio of charge divided by length, or you can say in how much region the charge is distributed. So lambda is equal to Q upon L. If we are taking here small l, then write here small l. Charge per unit length is called linear charge density. So we can write linear charge density is charge per unit length. This is for metallic wire. And if I am talking about metallic ring, this will be equal to Q upon, in metallic ring, instead of length we take circumference, so the circumference of ring will be 2 pi r. So this is linear charge density. What is linear charge density? Linear charge density is the charge per unit length. कितनी लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर मेटालिक वायर. If Q charge is distributed over the entire length, then linear charge density will be Q upon L. And if we are talking about the metallic ring,
this linear charge density will be equal to q upon, instead of length we will take circumference, so q upon 2 pi r. सो आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a straight line है और along a metallic ring है. अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए, what will be the unit, SI unit of q is coulomb and the unit of length is meter, so meter inverse. This is not per centimeter, you will read it as coulomb per meter. This is the SI unit of linear charge density. Please pause the video to note it down. So the second type is surface charge distribution. Whenever a charge is distributed over a surface, that surface can be plane or curved, the charge distribution in such type is called surface charge distribution. So we can write, whenever charge is distributed over a surface, that surface can be plane or curved, charge distribution will be surface charge distribution. For example, a metallic sphere or प्लेन शीट. मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन शीट है and second we are taking an example of metallic sphere having radius capital R and having area of cross section as capital A. इसका भी area of cross section हम मान लेते हैं, that is capital A. If we charge this plane sheet, we get the charge will gets distributed over its entire surface. Similarly, if we charge this metallic sphere, what we get? We get the charge gets distributed over its entire surface area. So if we charge this plane sheet, the charge get distributed over its entire surface. Similarly, if we charge this metallic sphere, the charge get distributed over its entire surface area. We are representing it like this. So we can write, when we charge metallic sheet, metallic plane sheet or metallic sphere, charge gets distributed over their entire surface area. Let Q is the total charge that get distributed over this entire sheet, and similarly here let Q is the charge that gets distributed over its entire surface area. Then here इसमें आप complete कर लेना that entire surface area. Then such type of distribution is called, such type of charge distribution is called surface charge distribution. And for explaining surface charge distribution, we take a term that is called surface charge density. So what is surface charge density?
denoted by sigma. So sigma is equal to चार्ज पर यूनिट एरिया. जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिमिलरली हेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू चार्ज per unit area. So sigma will be equal to, if q amount of charge is distributed over an area A, then this is called surface charge density. This formula is for plane sheet, and for metallic ring sigma will be equal to q upon what is the area of this metallic sphere. So area will be equal to 4 pi r square. So this is surface charge density, चार्ज पर यूनिट एरिया. यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्लेन शीट के ऊपर कितना चार्ज होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो आप ऐसे भी लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इफ़ यू नो द एरिया ऑफ दिस प्लेन शीट और दिस metallic sphere, you can tell about the amount of charge that gets distributed over their surface area. And if we ask the unit of this surface charge density, so SI unit will be equal to Q की unit coulomb, area की unit meter per meter square. So this is not per centimeter square, this is coulomb per meter square. So this is about surface charge density. Please pause the video to note it down. The third type is volume charge distribution. If the charge is distributed over the entire volume, then the charge distribution is called volume charge distribution. So we can write, if charge or whenever charge is distributed over entire volume, charge distribution will be volume charge distribution. For example, non-conducting sphere. This is a non-conducting sphere, and when we charge this non-conducting sphere, what we get? We get that the charge gets distributed over its entire volume. So the charge gets distributed like this over its entire volume. Uniformly. Let the volume of this non-conducting sphere is V. V is volume, and let capital R is its radius, and let Q amount of charge get distributed over its entire volume. So when we charge a non-conducting sphere, charge get distributed over its entire volume. Such type of charge distribution is called volume charge distribution. And for explaining volume charge distribution, we define here a new term that is called volume charge density. So what is volume charge density? Denoted by rho.
जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया है, सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चार्ज per unit volume is called volume charge density. So we can write this rho is equal to Q upon V. If Q amount of charge is distributed over a volume V, then volume charge density will be equal to charge per unit volume. And what is the volume of this non-conducting sphere? It will be equal to Q upon 4 upon 3 pi r cube. So this is the formula for volume charge density. And what is this SI unit? Unit will be equal to coulomb per meter cube, that is coulomb per meter cube. Please pause the video to note it down. किसी लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बाकी के जो 2 केसेस रहेंगे वो आप घर में खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ व्हेन अ चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन। सो वी टेक अ सिनेरियो कंसिडरिंग अ रेफरेंस प्लेन दैट इज़ OXYZ, OXYZ. Let there is a line charge in which positive charge is distributed over its entire length, that is its over entire length of this line charge is small l. Let there is another charge Q naught. हमें क्या फाइंड करना है, इस चार्ज Q नॉट पर इस लाइन चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने रेफरेंस प्लेन की बात की है, हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन चार्ज एंड आई एम जॉइनिंग दिस विद दिस पॉइंट एंड लेट इट्स पोजीशन वेक्टर इज r dash, and let this position vector is r. Joining these 2 points, so what we have considered so far, consider a reference plane OXYZ. Let a line charge having charge Q distributed over its entire length L. हमने एक लाइन चार्ज कंसिडर किया जिसके ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एंटायर लेंथ, और इसकी लेंथ हमने कितनी अज्यूम की है, दैट इज़ L. लेट अनदर चार्ज Q नॉट ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट force due to line charge. Let linear charge density is हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी अज्यूम की है लैम्डा। सो पोजीशन वेक्टर की टर्म में बात करते हैं, इसको हमने नाम दिया है O. दिस पॉइंट इज लेट A एंड लेट दिस पॉइंट इज B. सो द पोजीशन वेक्टर OA we have considered as R vector and OB we have considered as R dash vector. हम क्या करेंगे, इस लाइन चार्ज का जिसकी लेंथ L है एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे
पहले उस छोटे से पार्ट की वजह से इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालते हैं। हमें पता है जब हम किसी छोटे से पार्ट की वजह से कोई वैल्यू निकाल लेते हैं तो पूरी लेंथ की वजह से अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। मैं एक इस लाइन चार्ज का छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ जिसकी लेंथ है dl, कंसिडरिंग a small length of line charge having charge, और मान लेते हैं इस छोटे से लेंथ पर चार्ज कितना है, having charge dq. And what will be the value of this dq? We know this we know linear charge density lambda is equal to charge per unit length, और हम कितने चार्ज की बात कर रहे हैं, that is dq, और कितनी लेंथ पे, dl लेंथ पे. This implies dq will be equal to lambda into dl. Now I am going to write the force experienced by this charge q naught due to this small part of this line charge. So the force experienced by charge q naught due to स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट की वजह से मान लेते हैं df फोर्स लग रही है। इस df फोर्स की वैल्यू कितनी होगी ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2. here q1 is q naught and q2 is dq over, in terms of position vector this will be r minus r dash का क्यूब, here r minus r dash वेक्टर. इस dq की वैल्यू आप यहाँ से lambda dl यहाँ पर पुट करेंगे. what we will get, this df will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, dq की जगह we can write lambda dl ओवर r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर. तो ये हमने निकाल ली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस स्मॉल पार्ट की वजह से इस चार्ज q नॉट पर लग रही थी. अब हमसे पूछा जाए इस एंटायर लेंथ की वजह से नेट फोर्स इस चार्ज पर निकालिए, तो नेट फोर्स ड्यू टू एंटायर लेंथ will be equal to f will be equal to integration of df. So the integration of df will be equal to 1/4 pi epsilon naught q naught lambda dl upon r vector minus r dash vector मैग्नीट्यूड का क्यूब r वेक्टर माइनस r dash वेक्टर. इंटीग्रेशन 0 to l. टोटल लेंथ कितनी है इस लाइन चार्ज की, दैट इज़ l. सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to l. आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट वी विल गेट, इज इट विजिबल? प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. इसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट लिख के बताता हूँ इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कितनी आएगी. इंटीग्रेशन का रूल रहता है कि जितने भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स हों उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं कांस्टेंट को बाहर ले आऊँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, q नॉट इज़ कांस्टेंट, लैम्डा इज़ कांस्टेंट अपॉन r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, दिस r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर. इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचा सिर्फ dl, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l. इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी f वेक्टर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लैम्डा अपॉन r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर. आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन वी विल गेट l.
So I can rewrite this equation as 1 upon 4 pi epsilon naught q naught lambda L upon r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर. And we know that lambda is equal to q upon L. So I can replace this lambda with q upon L if we want, otherwise this result is sufficient for us. So this is the force experienced by this charge q naught due to the line charge distribution. अब आपके लिए होमवर्क है, आपको force due to निकालनी है continuous charge distribution when charge is distributed along the surface, and the third one is when charge is distributed along the volume. ये आपको होमवर्क करके मुझे सेंड करना है. आपकी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. सो आप अपने घरों में रहिए, सेफ़ रहिए, पढ़ते रहिए. क्वेरी के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच.